देखो ये कुछ क्वेश्चंस जो है, मतलब जितना टाइप वगैरह था सब हमने आपको बता दिया, ठीक है, सब कुछ हो चुका है जितना पढ़ना था इसमें। बस ये एक क्वेश्चन ये AIPMT में पूछा गया था, वो भी काफी पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जब आपको मिलेगा तो इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वही लगना है, लेकिन इसमें लास्ट में एक पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशन का, जो कि एक मैथमेटिक्स का पॉइंट है कि डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अगर आपको दो अननोन दिए गए हैं और उनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालनी, तो वो दो अननोन के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशंस दे दी जाए, उनको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। मतलब इसका क्या है, ऐसे समझो, जैसे मान लिया आपको हमने एक इक्वेशन दे दी x + y = सपोज के लिए 10 दे दिया, ठीक है। तो अब अगर आपको x और y की अलग अलग वैल्यू चाहिए तो आपको एक और ऐसी ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या एक इक्वेशन से दोनों चीजें सॉल्व हो सकते हैं? नहीं, दो चाहिए। लेकिन दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन से डिफरेंट हो, मतलब इस पे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने आपको एक और इक्वेशन दे दी, हमने इक्वेशन दे दी 2x + 2y = 20। हमने कहा ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल दो। दो इक्वेशंस दे दी गई, लेकिन क्या निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो ऊपर लिखा वही तो नीचे है, बस उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो मतलब क्या है कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वही चीज मिल जाएगी, मतलब दोनों एक ही इक्वेशन है। तो जब एक ही इक्वेशन है तो सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे आप सोचो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 20। और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे, मान लिया सबट्रैक्ट किया तो सब कैंसिल हो जाएगा ना, 0 = 0 हो जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक। तो ये तो हमें नहीं करना था, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी ना। तो x और y कैलकुलेट करना था हम लोगों को, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि दोनों इक्वेशंस जो थी वो डिपेंडेंट इक्वेशन थी, समझ गए। अगर यहीं पर हम आपको ये दे देते एक इक्वेशन x + y और दूसरी मान लिया हमने दे दिया होता 2x - y = 6, ठीक है। अब ऐसे हमने एक इक्वेशन दे दी, अब आप इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वजह से आप y ये ऐड करोगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x + x 3x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, x की वैल्यू 16 / 3 आ जाएगी, ठीक है। उस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो प्लस माइनस कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस होंगी तभी सॉल्व होंगी। डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं अगर, मतलब दो इक्वेशन एक जैसी, तो वो सॉल्व नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ वैसे है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे वही आपको यहां पर देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, तो एक काम करते हैं, पहले ये पॉइंट समझा देते हैं। रेडिएशन प्रेशर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, प्रेशर मतलब प्रेशर, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है वो समझ लो कि यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है रेडिएशन प्रेशर को, लेकिन वो है प्रेशर, मतलब उसकी डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की डायमेंशन होती है। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ml-1 T-2, ठीक है। तो ये रेडिएशन प्रेशर क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा। तो ये होता क्या, ऐसे बस रफली आ गया टर्म तो हम समझा दे रहे हैं आपको कि क्या है। जैसे रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरह से हम लाइट अगर देख रहे हैं तो लाइट क्या है, लाइट एक रेडिएशन ही तो है, ठीक है। एक्सरेज क्या होता है, रेडिएशन ही, मतलब जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं, EM वेव्स, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर लाइट की बात करें तो लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन, ठीक है। आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फोटॉन जो होता है, एक फोटॉन की एनर्जी होती है hν, तो उसको एज अ, जब लाइट या रेडिएशन को हम एज अ पार्टिकल नेचर ट्रीट करते हैं तो उसकी अपनी एक, मतलब उसका एक मास हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। तो वो मास हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन इक्वेशन है E = mc², ठीक है। तो यहां से हम लोग मास निकाल सकते हैं m, ठीक है, या फिर ये यहां से m
जैसे मोमेंटम के टर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, तो यहां से हम मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर सीधे सीधे फोटान के मोमेंटम की, तो फोटान का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम मतलब संवेग, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो m इंटू सी अगर यहां निकालें तो एक सी बचेगा और वो सी हम ले आएंगे इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम किसका, फोटान का, ठीक है। फोटान क्या है, एक पार्टिकल, और ये उसका मोमेंटम हो गया, संवेग। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेड, ये तो पी हो गया ना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग आगे। फोर्स हो गया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट, जैसे हम उस चीज को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि फोटान बहुत स्मॉल पार्टिकल है, उसका जो भी उसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है वो इतना स्मॉल है कि हम फील नहीं करते। जैसे लाइट अगर आपके ऊपर पड़ रही है तो समझ लो लाइट आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट कर रही है, ठीक है। तो जो भी लाइट है वो जब मूव करती है फोटान्स के टर्म में, तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि फोटान जब कहीं पर भी टकराएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो ये चूंकि आ गया था टर्म तो मैंने समझा दिया, बाकी इस पर भी कोई फोकस करने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। तो प्रेशर की डायमेंशन वही रहेगी, प्रेशर की डायमेंशन वही रहे, ये रेडिएशन प्रेशर की जो प्रेशर की होती है, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं फालतू की चीजें, ये सारी चीजें जितनी बताई गई सब पढ़ना है, ठीक है। इस पर तो इसी पर घुमा फिराकर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया था इस पर। तो ये हो गया। और दूसरा फिर क्या है, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो पता ही उसकी डायमेंशन क्या है, LT - 1। S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देन नॉन जीरो integers x, y, z such that p to the power x, s to the power y, c to the power z is dimensionless, ठीक है। मतलब ये डायमेंशनलेस हो, ये क्वांटिटी को डायमेंशनलेस होना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको x, y, z की वैल्यू बतानी, लेकिन उसने क्या कहा, नॉन जीरो इंटीजर्स। मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं अगर डायमेंशनलेस करना है तो x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो, लेकिन उसने पहले कह दिया क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा, ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, डायमेंशंस देख लेंगे क्या है। तो इसकी डायमेंशन तो हमें याद ही है, सी की डायमेंशन हमें पता ही है, बचता क्या है, एस। एस क्या है, रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो जरा एस की डायमेंशन क्या होगी बताओ, निकाल के बताओ, निकालो वहीं पर, अगर जो भी आपका आ रहा है एस के लिए। हाँ, MT -3 आएगा, ठीक है। MT -3, तो ये कोई नई चीज नहीं है। कितने लोगों ने निकाला बताओ, हाथ उठाओ जरा। और काफी लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ईमानदार हो, खैर इतनी बात है। तो ये यहां पर जो है, ये जो आप नहीं निकाल पाए, तो क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि आपने पीछे का रिवीजन नहीं किया। आपको एक ब्लैक बॉडी वाला क्वेश्चन आया था, स्टीफेंस लॉ वाला, तो स्टीफेंस लॉ में आपको यही तो बताया गया था कि ई क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आपको हमने क्या कहा था, डेफिनेशन बेस्ड डायमेंशन, मतलब ऐसी डायमेंशन, ऐसी मतलब क्वांटिटी जिसकी डेफिनेशन आपको दे दी गई हो। तो वहां पर कैसे निकालते, उसकी डेफिनेशन लिखो सीधे। तो एस क्या है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया लिख दिया और पर यूनिट टाइम लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो आपको उसकी डेफिनेशन पहले लिख लेनी, और देन आपको यहां पर उसकी डायमेंशन निकालनी, तो इसी के बेसिस पर निकाल लो। एनर्जी क्या हो जाएगा, ml² T-2, एरिया क्या हो जाएगा, L², और टाइम हो गया T, ठीक है। दैट मीन्स L² कैंसिल, क्या आ जाएगा, MT⁻⁻3, ठीक है, समझ गया ना। देखो रिवीजन जरूर करो, रिवीजन नहीं करोगे तो यही सब होगा। अब जो ये जैसे आपको बता दिया गया था, तो ये तो इसमें कोई भी हो सकता है, कोई आज नया स्टूडेंट आया हो तो उसकी अलग बात है,
लेकिन जो भी इस क्लास में बैठ के इस चीज को पढ़ चुका है उसका हाथ उठना चाहिए था, ठीक है। उससे जब भी ये पूछा जाए, अगर हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन तो आपका हाथ उठना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने ना हाथ नहीं उठाया, आपने सॉल्व नहीं किया या आपको समझ में नहीं आया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने पीछे का रिवीजन नहीं किया। आप वेट कर रहे हैं अभी और माल इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तब हम एक साथ रिवीजन करेंगे बैठ के। तो ये गलत है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक साथ करेंगे। आप जो है रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप डेली डेली रिवाइज करो, मतलब जो भी चीजें आपको बताई जाए वो आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ लिंक है। अभी तो यहां तक जितना है वो यहां तक छूट, मतलब जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे इस ये चीजें आगे ज्यादा यूज नहीं होनी है, ठीक है। कहीं कहीं डायमेंशन निकालने को आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट बुकलेट है और इससे 3 क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जा रहे हैं इधर, अगर आप देखें, ठीक है। कभी कभार 2 पूछे गए, अदरवाइज 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें ये 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने चाहिए थे, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए था। और इसके बाद चलो यहां तक अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन आज जो बुकलेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगर वो आप सोचेंगे कि हम बाद में हम आराम से बैठ के पूरी बुकलेट रिवाइज कर लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप आगे, मान लिया इकट्ठा आपने कर लिया, तो आगे की चीजें चूंकि सब लिंक होंगी, तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया। तो तैयारी करते रहो, साथ में ही प्रिपेयर करते रहो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने डायमेंशन निकाली। अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को देखना है कि इस क्वांटिटी को उसने क्या कहा है, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम p to the power x, s to the power y, c to the power z, and that is equal to dimensionless. Dimensionless का मतलब m0, l0, t0, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब हम लोग जैसे पीछे काम कर रहे थे वही तो करेंगे कि हम इन तीनों की डायमेंशंस रखेंगे और फिर m को कंपेयर करेंगे, l की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे और t की डायमेंशन को। वहां से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो वैसे आप करते रहो, सबकी डायमेंशंस रखो। P की डायमेंशन प्रेशर ml-1 T-2, ml-1 T-2। एक काम करते हैं, आगे लिख देते हैं, ठीक है। P की डायमेंशन क्या है, ml-1 T-2 और पावर क्या है x, ठीक है। फिर दूसरा क्या है s क्या निकाला, m t⁻⁻3, m t⁻⁻3 और ये क्या है y, एंड फिर c है भी। LT-1 and z is equal to m0, L0 and T0। फिर वही काम करना है सब। इधर का पीछे का लिख लिया था ना आपने, ये तो लिख ही लिया होगा। तो यहां पर फिर हमें वही काम करना है, m को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर m की पावर क्या है x, तो हमें मिला x, फिर आगे क्या है y, तो प्लस y और फिर उसमें m नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर l को हमने कंपेयर किया, -x, ठीक है, और यहां पर l है नहीं, यहां पर है +z, दैट इज इक्वल टू 0। अगेन उधर तो सब 0 ही है। और फिर t, -2x, -3y एंड -z इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो क्या करोगे, आप सॉल्व ही तो करोगे, सीधे सीधे इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करोगे। लेकिन जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल नहीं पाएंगे, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये इक्वेशंस यहां पर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं है, डिपेंडेंट है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो सॉल्व ही करेंगे आप, ठीक है, सीधे से। तो जो हम लिखने जा रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बस दिखा दे रहा हूं आपको साइड में करके, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस देख लो
क्योंकि आप यही काम करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यार सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। तो इसमें क्या करना होगा बाद में देख लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ऐसे रफली हम दिखा दे रहे हैं, फिर अभी हटा देंगे उसको। एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y प्लस जेड 0 आ गया। अब ये वाली इक्वेशन में y और z है, तो हमने इस वाली इक्वेशन को यहां लिखा -2x -3y एंड -z इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया -2x और ये क्या आ गया -2y, प्लस वाई -3y -2y इक्वल टू 0। यहां से -2 कॉमन लो तो क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और जो कि कौन सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। मतलब अब आप सॉल्व क्या करोगे, हम तो सॉल्व ही कर रहे थे, कुछ और आ जाता, x प्लस 2y 0 आ जाता, x माइनस वाई 0 आ जाता, तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए था। लेकिन ये तो सेम इक्वेशन बन गई, इसका मतलब यहां पर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां कैलकुलेशन नहीं होना। जबकि पीछे हम लोगों ने कई इक्वेशन सॉल्व की तो उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था, सॉल्व होकर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जा रही थी, एक्स वाई जेड या एबीसी जो भी हम मान रहे थे, बट यहां नहीं हो पा रहा। तो यहां पर फिर अब आंसर आप निकालेंगे कैसे, यहां कुछ नहीं करना है आपको। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे आप सीधे सीधे। हिट एंड ट्रायल के लिए हम यहां पर ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस यहां पर जो दिए गए हैं उसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है 1 1 1, ठीक है। तो आपको यहां पर यही ऑप्शन इसमें रखना है, ठीक है। अभी कुछ करना नहीं, बस देखते रहो यहां पर, ठीक है। 1 प्लस 1, जैसे अब तीनों 1 1 है ना, तो अगर आप 1 प्लस 1 करोगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और यहां पर क्या है 0, 2 इज इक्वल टू 0, गलत है, ठीक है। तो पहले से ही क्लियर हो गया, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरे पर अब आगे सब नहीं चेक करना पड़ेगा, जब पहले ही इक्वेशन गलत हो गई, ठीक है, तो हमें आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। आगे देखते हैं, दूसरे में -1 प्लस 1 है, ठीक है। तो -1 प्लस 1 यानी कि यहां -1 रखा है, यहां +1, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए, यानी कि पहली इक्वेशन तो सही। लेकिन एक इक्वेशन से थोड़े होगा, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सारी वैल्यू सबको सेटिस्फाई करेंगे। तो दूसरे में क्या है, फिर z की वैल्यू क्या है 1 और ये क्या है -1, तो x बराबर -1 और z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम यहां x के -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। यहां क्या है, क्या हो सकता है ये ऑप्शन, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब हमें सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल लगाना है, इन्हीं को रखना है, जो इक्वेशन हमने निकाली जो सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 1 -1 और 1, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू है 1, y इज इक्वल टू है -1 और z इज इक्वल टू है 1, ठीक है। तो अब जरा इसको रखकर देखो, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, बताओ, हो रही है ना। यहां 1 रखो और यहां -1, 1 -1 कैंसिल हो जाएगी 0, तो 0 बराबर 0, मतलब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरे में यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे और यहां पर 1 रखेंगे z, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 कैंसिल होकर क्या हो गया 0। तीसरी इक्वेशन में देखो, तीसरी इक्वेशन में रखो जरा, तो -2 आएगा, और फिर यहां y की जगह रखोगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर रखोगे z की जगह 1, क्या हो जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू -3 + 3। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको बाकी दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो सब कुछ वैसे जैसे पीछे हम लोगों ने किया था, बस आपको यहां पर प्रॉब्लम होती जब सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर करा दिया, ठीक है। तो आप पहले इतना लिख लो और उसके बाद जो हम बोल रहे हैं वो सेंटेंस लिख लेंगे बस, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस लिख लो, फिर जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको। हम्म हम्म हाँ वही चीज है, वही चीज है।
नोट कर लिया आपने? तो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए करा दिया क्योंकि इसमें एक अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि हाँ, अगर ऐसे आ गया और हमने सॉल्व किया, बाई चांस इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब तो जान ही गए होंगे ना, ऑप्शंस को रखकर चेक करना, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल by hit and trial, it is clear that only third option satisfies equation first, second and third. इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये हमने हिट एंड ट्रायल से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो इधर पूछे गए थे आपके यहाँ, वो भी हमने डाल दिए हैं, तो वो हम लोग एक बार ऐसे ही कर लेते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गया ना सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ट्राई करो इसको जल्दी, सभी लोग करो जल्दी से ट्राई। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ए फोर्स F, एक्सलेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। देखो वैसे ही क्वेश्चन है ना कि अगर इन तीनों क्वांटिटीज को, जिसमें हमें पता है फोर्स और एक्सलेशन फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन उसने कहा अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल चूज कर लें तो आपको डायमेंशन किसकी बताना है? एनर्जी की, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, थिंक करना है कि क्या एनर्जी, फोर्स, एक्सलेशन, टाइम को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कोई इक्वेशन यूज करके। तो अगर कर सकते हैं, जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन के आपको 3 तरीके बताए। पहला मेथड क्या था कि आप यूजुअल मेथड करेंगे, और यूजुअल मेथड का मतलब क्या है कि आप सीधे लिखेंगे E प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर A टू द पावर B एंड T टू द पावर C। जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, ये लगाना, सभी यहां पर डायमेंशंस रखेंगे, कंपेयर करेंगे MLT को, इक्वेशंस बनेंगी, ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें आपको सोचना नहीं है कि हमें क्या करना है, ये तो सीधा रटा रटाया फंडा है, ठीक है ना। तो ये तो सभी लोग अपना घर पे ट्राई कर लेना एक बार कि हाँ चलो ऐसे भी करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। लेकिन हमने दूसरा मेथड आपको हिट एंड ट्रायल बताया था। हिट एंड ट्रायल का मतलब, अब जैसे यहां हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि सब में आपको सबकी डायमेंशन रखना है और चेक करना है कि क्या वो ml² T-2R है। तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें चेक करना पड़ सकता है, हो सकता है चौथा ऑप्शन सही हो तो तीनों आपको चेक करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तीसरा मेथड क्या बताया गया था कि अगर आपको कोई फार्मूला पता चल जा रहा है या फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप उस फार्मूले का यूज करो। क्योंकि ये बहुत यूजुअल क्वांटिटीज है हमारे लिए,
फोर्स है, एक्सलेशन है, टाइम है, एनर्जी है, तो इनके रिलेशंस तो हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे आगे, तो हमें कहीं ना कहीं हिट कर जाता है कि क्या करना है। तो जैसे एनर्जी का, अब एनर्जी का मतलब आप सोचेंगे कौन सी एनर्जी लें, कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, आप कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल फॉर्मूला वही है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग यहां पर काइनेटिक एनर्जी का जैसे मान लिया फॉर्मूला ले लें, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम लेते हैं। तो यहां पर एनर्जी के लिए तो कोई उसने सिंबल दिया नहीं, तो कोई भी आप यहां पर ले सकते हैं, सिंबल हम लोग ई ही बना लेते हैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। ई इज इक्वल टू हाफ, बाकी तो इधर से समझ ही जाएंगे ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको यहीं पर सोचना है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, अब हमें यहां पर लाना है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन अगर लाना है तो डायमेंशनली मतलब हम एक्चुअल फार्मूले को नहीं सोचेंगे। जब हम डायमेंशनली लिखते हैं तो जैसे हमने आपको बताया था कि वैसे तो v और डेल्टा v दोनों अलग अलग बातें हैं। v क्या है, वेलोसिटी, डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर डायमेंशन वाइज हम बात करें तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन LT-1 इसकी है वही डायमेंशन डेल्टा v की है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डायमेंशनली अगर हम लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई t, या फिर हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज, जैसे a के लिए उसने कैपिटल ए एक्सलेशन का सिंबल बनाया तो हम कैपिटल ए ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनली जो है हम यहां पर क्या लिखेंगे, ए एक्सलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होती है, लेकिन डायमेंशनली तो बात वही है ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at, ठीक। अब ये यहां पर वैल्यू रख दो आप, तो ये हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। अब आपको यहां क्या लाना है, फोर्स लाना है, एक्सलेशन लाना है और टाइम लाना है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर इसका एक a अलग कर ले और a के ऐसे रहने दें, ठीक है, तो m इंटू ए क्या हो गया, फोर्स। यानी कि अगर हम एनर्जी की डायमेंशन लिखें तो 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। ma का मतलब क्या हो गया, f, a का मतलब a ही रहेगा और t का मतलब t रहेगा, t स्क्वायर, f a एंड t स्क्वायर, f a एंड t स्क्वायर, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें मतलब टाइम आपका नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें कि हम कैसे उन चीजों को रिलेट करें। इसीलिए मैंने आपको यूजुअल मेथड पहले बता दिया था कि अगर आपका दिमाग इस तरह से नहीं चला एग्जाम में तो आपके पास एक ऐसा मेथड है जो कभी फेल नहीं होने वाला, और उसको तुरंत अप्लाई करो, इक्वेशन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो पूछ सकते हैं, उठता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी थिंक कर लेते हैं। जैसे ये मेथड जो है ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़े। अगर एक बार आपका दिमाग चल गया तो ये तुरंत आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई क्वेश्चंस हमने करा, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने ऐसे कराए उन सबको यूजुअल मेथड से करके देख लेना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये कंफर्म रहेगा कि हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड सीखना बहुत जरूरी था, इसीलिए उसको बता दिया गया था। बाकी अगर हमने यही चीज बताई ना कि एग्जाम में टाइम नहीं खराब करना, पता लगा पहले हम यही चीज अगर हमारे दिमाग पे हिट कर गए, अब जैसे ये चीज जो होती है आगे जो बढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे वो पूरा दिमाग में थिंक कर लिया कि हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, v को हम 80 लिख सकते हैं, m और a को हम 4 से लिख सकते हैं, ठीक है, बस वहां से क्लियर हो गया। m को हम जैसे m लिया है तो अगर हम m देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, m को हम क्या लिख सकते थे, f डिवाइडेड बाई a, f बराबर ma होता है, तो जहां m है उसकी जगह हम f अपान a रखते और v की जगह पर 80, तब भी वही चीज आ जाती। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सीखना जरूरी है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनको आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ना सभी का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे नीट 2021 में। एक क्वेश्चन ये डायमेंशन का पूछा गया और ये भी एक क्वेश्चन डायमेंशन का पूछा गया था। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ई अपान जी उसने पूछा था क्या होगा, तो ई अपान जी की डायमेंशन मतलब बस डायमेंशन तुम्हें याद होनी चाहिए।
तो डायमेंशन इसकी क्या है, ml² t-2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m-1 l³ t-2, ठीक है। तो यहां पर ये ऊपर जाएगा, m² हो जाएगा, ठीक है। ये एक l² कैंसिल, l बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l-1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो m² l-1 t 0, थर्ड ऑप्शन। 30 नंबर का क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, क्या होगा, बोथ यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, ठीक है। पहले में लिखा गया डायमेंशंस बट नो यूनिट, तो हमें पता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये होता है रेडियन और ये होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो दोनों की यूनिट्स होती हैं, लेकिन एंगल को पहले लिखवा दिया गया था कि एंगल डायमेंशन लेस होते हैं, लिखवाया था ना, नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, तो दोनों की डायमेंशन नहीं होगी। तो चौथे ऑप्शन में मिल रहा है यूनिट्स तो होंगी बट नो डायमेंशंस, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन। और देखो 24 में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर, कौन सा होगा, क्वेश्चन समझ में आया क्या उसने कहा है, द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज आपको बताना है विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो हमें पता है जो सॉलिड एंगल है वो तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो हमसे उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, उसने ऐसे घुमा फिरा दिया क्वेश्चन को कि वो क्वांटिटीज बताओ जिनकी डायमेंशंस किसके जैसी हैं, सॉलिड एंगल। तो पहले तो हमने ये सोचा सॉलिड एंगल की डायमेंशन क्या होती, तो डायमेंशन लेस होता है। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम बताई गई थी, तो ये तो होगा नहीं। स्ट्रेन एंड आर्क, तो स्ट्रेन की डायमेंशन होगी कोई, नहीं होगी, लेकिन आर्क होगा ना, आर्क तो लेंथ होगी ना। आर्क का मतलब जैसे कोई भी ऐसे सर्कुलर कर्व है तो इसके ऊपर अगर हम यहां से यहां तक चलते हैं तो ये आर्क होती है, तो आर्क का मतलब एक तरह से डिस्टेंस हो जाएगी, तो उसकी तो डायमेंशन हो जाएगी l, ठीक है। एंगुलर स्पीड डायमेंशन होगी, ठीक है। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एंगुलर स्पीड भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये आगे हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। और स्ट्रेस तो क्लियर ही है कि उसकी डायमेंशन है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, स्ट्रेन एंड एंगल। स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशनलेस, और एंगल भी डायमेंशनलेस। इसका मतलब सॉलिड एंगल जैसा कौन है, स्ट्रेन और एंगल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक को मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे, उसको डाल लो 32। हालांकि जो ये हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं बताना है, बस जैसे होता ना कि कभी कभी ऐसी होती है सिचुएशन कि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बना दिया जाए। तो अभी तक अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स पर ही क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपने देखा हमने आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए, तो उसमें क्या था कि या तो यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था, और या फिर वो रिलेशन स्टेब्लिश करने का क्वेश्चन था, या वो चेकिंग द करेक्टनेस का क्वेश्चन था। लेकिन कोई भी तीनों में से किन्हीं भी दो कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम एक क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे हमें करना क्या, इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि अगर बाई चांस ऐसा कभी हो गया एग्जाम में तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखो, तब देखते हैं हम लोग क्या करना है। लिखेंगे, अ यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम, अ यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम, कॉमा करके, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, unit of time is 1 minute, and unit of acceleration is 10 meter per second square.
and unit of acceleration is 10 meter per second square. 10 meter per second square. Then unit of energy is, पहला ऑप्शन लिखेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो यहां पर जरा आप देखो उसने क्या दिया कि यूनिट ऑफ मास 1 किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम 1 मिनट एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने आपसे क्या पूछा है कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की यूनिट पूछी है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन टाइप 2 वाला हुआ ना, मतलब जो सेकंड में हम लोगों ने सेकंड जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला, तो उसी में ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था ना। ठीक है, कि अगर इनकी इनकी ये यूनिट्स हैं तो आप बताओ इसकी क्या यूनिट होगी। ठीक है, तो एक सिस्टम आपको दिया गया, दूसरे सिस्टम में एक तरह से कन्वर्ट करना, ऐसे क्वेश्चन उसमें कराए थे ना। तो आपको उस क्वेश्चन का अगर प्रोसीजर पता है तो आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। तो उस क्वेश्चन का प्रोसीजर क्या था, नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में हमने अलग ही कॉन्सेप्ट आपको बताया था। m1 अपान m2 l1 अपान l2 वो तो हमने आपको बताया था कि जैसे 3 तरीके बताए थे ना। तो अगर आपको वैल्यू पूछी जाए तब तो आप m1 अपान m2 l1 अपान l2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन यहां तो मामला अलग है ना एकदम। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन वो कहां यूज हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 10 टू द पावर 3a प्लस 2b इसमें कहां यूज हो जाएगा। ये जो सिस्टम दिया गया है ये MKS या CGS ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये तो आप कह सकते हो MKS में है, लेकिन ये CGS तो नहीं दिख रहा है ना कि CGS टू MKS या MKS टू CGS कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये नहीं, वो भी नहीं होगा। सेकंड वाला जो पॉइंट बताया गया था जिसमें हमने कहा था कि अगर कभी आपको न्यू यूनिट पूछी जाए तो हमने क्या कहा था, यूनिट या न्यू यूनिट, यही तो बोला था ना कि यूनिट पूछी जाए या न्यू यूनिट पूछी जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको उन सभी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना होगा या रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन अगर पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तब क्या करेंगे। तो अब वहां पर जैसे हमने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें एक में फोर्स का क्वेश्चन था और एक में टाइम के लिए पूछा गया था। तो उसमें m, l और t क्वांटिटीज थी, तो उसमें तो हमारा ये सीधा सीधा रिलेशन मिल गया था ml t टू द पावर -2। एक बार आपको फोर्स की क्वांटिटी एक क्वेश्चन में निकालना था तो ये तीनों दिए गए थे, एक में आपको टाइम निकालना था तो ये तीनों दिए गए थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आपको एनर्जी की डायमेंशन उसने पूछी है, मतलब एनर्जी की यूनिट। तो अगर आप एनर्जी की डायमेंशन लिखोगे तो आप लिखोगे ml स्क्वायर t -2। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है, m तो ठीक है और यहां पर ये टाइम भी ठीक है, ये भी मिल गया आपको, लेकिन यहां क्या है लेंथ और यहां क्या है, बस यहीं पर आकर फंस गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर प्रोसीजर में बताया गया था कि जिस क्वांटिटी जो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं उनके बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए और जिसके लिए आप निकालने जा रहे हैं उसको लेफ्ट में रखते हैं। और हमने यही चीज आपको बताई थी कि अगर आप याद नहीं रखेंगे चीजें तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को याद ही नहीं है कि वहां पर बताया गया था प्रोसीजर क्या बताया गया था। तो यही चीज गलत है। ये रिवीजन वगैरह साथ में करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो साथ में। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए था ना कि प्रोसीजर क्या। जब तुम्हें वही नहीं पता तो आगे तुम क्या करोगे, आगे तो सब कहानी खराब हो गई ना। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि
इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका है कि सबसे पहले इन चारों चीजों में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और जिसके लिए हमें यूनिट निकालनी है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सबको राइट में रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है डायरेक्ट एनर्जी और एक्सलेशन का रिलेशन तुम्हें पता नहीं है, तो फिर रिलेशन एस्टेब्लिश करना भी तो हमने सीख लिया ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों क्वांटिटीज का रिलेशन निकाल लेंगे, और रिलेशन निकालने के बाद हम वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। तो पहले तो इन चारों में रिलेशन निकाल कर बताओ क्या होगा। आपको मास चाहिए, एक्सलेशन चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। अभी पीछे जो क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था उसमें भी तो कुछ ऐसे ही था ना। ये तो बहुत ही आसान है ना, क्योंकि इसमें मास आ गया, वेलोसिटी मतलब एक्सलेशन आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर से सीधे निकाल सकते हो। जैसे अगर आप एनर्जी के लिए लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो आप सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हो m, और v की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यहां पर हाफ m हो गया, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डायमेंशनली, तो v की जगह पर हमने रख दिया 80 स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम e की डायमेंशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और a स्क्वायर हो जाएगा एक्सलेशन, तो ये हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया t स्क्वायर, आ गया रिलेशन। तो इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। अब सोचो इस क्वेश्चन में अगर आप अभी बैठ के वैसे सॉल्व करते m टू द पावर a टू द पावर b t टू द पावर c, तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए वो भी मेथड सीखना जरूरी था। तो m a एंड t आ गया ना चारों में रिलेशन। फिर क्या कहा गया था, न्यू यूनिट, तो आपको न्यू यूनिट ऑफ E इज, मास की जगह क्या रखेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है, और एक्सलेशन की जगह क्या रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है, और t स्क्वायर क्या है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो हम यहां रखेंगे 60 सेकेंड और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर मतलब 3600, ठीक है, यूनिट वगैरह मत रखो, वो तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 10 का स्क्वायर यहां पर, ठीक है, ये 1 तो हट ही जाएगा, 1 तो मल्टीप्लाई करके 1 ही हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। और बाकी ये देखो किलोग्राम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड है, यानी कि सारी यूनिट्स यहां पर आपको दिख रही कौन सी, एसआई यूनिट यानी कि एमकेएस में। तो एमकेएस में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो वो सब कुछ मिलकर क्या बन जाएगा, जूल, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखो तो पावर सम में 6 दिखाई गई है, ठीक है, तो आप अगर इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.36 इंटू 10 टू द पावर, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 है, क्या हो जाएगा 6, इतने जूल। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीजें, ये जो पावर वगैरह है, बढ़ाना घटाना, ये सब हम सिखा चुके हैं, आपको पहले लेक्चर में सिखा दिया था। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वाले लेक्चर में आप देख लेना, समझाया गया था, लिखवा भी दिया था मैंने कि कैसे ये करते हैं, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि जैसे आप समझ लो कि यहां पर डेसिमल इस लोकेशन पर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरा 3600 लिखा हुआ है ना यहां पर। तो जब हम राइट में जाते हैं तो पावर माइनस में, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो पावर प्लस में। तो अगर 4 नंबर हम आगे गए हैं तो पावर 4 से बढ़ जाएगी, तो 2 पहले था और +4 उसमें ऐड कर दो, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और डेसिमल पहुंच जाएगा इस लोकेशन पर, तो 0.36 इंटू 10 टू द पावर 6। मतलब उसको हमने 2 तरीके बता दिए थे, तो उसको आप एक बार देख लेना, मैंने ऐसे बता दिया आपको रफली कि ऐसे ऐसे वहां पर बताया गया था, नोट कर लेंगे इसे। तो आपको देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, इतने बस क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी था कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अगर आ रहे हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होता आपसे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एंड देन आप कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है।